तो रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम बात करें पुलवामा की, जहां सीआरपीएफ काफिले पर हमले के 5 दिन बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आज पुलवामा के पिंगलीना में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। एक की पहचान जैश के कमांडर कामरान के तौर पर की गई है। कामरान पाकिस्तानी मूल का है, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में सेना के एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। इसमें दक्षिण कश्मीर के डीआईजी, एक ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पैर में गोली लगी है। इस बीच पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर आम लोगों का दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेकर वहां से आने वाले सामान पर 200% ड्यूटी लगा दी। इसके अलावा तमाम तरह की हलचलें हो रही हैं। सऊदी अरब के जो शहजादे हैं वो पाकिस्तान की यात्रा पर हैं, वो भारत भी आने वाले हैं। वहां पर उनका समझौता भी हुआ है पाकिस्तान सरकार के साथ। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान ने भी पाकिस्तान को लेकर अपना रुख कड़ा किया है। हालांकि चीन के रुख से पाकिस्तान को राहत मिलती दिख रही। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में खास मेहमान। हमारे साथ हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, जो कि पाकिस्तान में राजनयिक रह चुके हैं। डॉक्टर बीएस मलिक साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक साहब। इसके अलावा कमर आगा साहब हैं, दक्षिण एशिया मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चक्रवर्ती साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो सऊदी अरब के शहजादे, जो क्राउन प्रिंस की यात्रा हो रही है और जिस तरह से $20 अरब के समझौते किए गए, आपको लगता है कि ये क्या भारत की कोशिशों को झटका है? क्योंकि भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। देखिए, हम लोग हमेशा समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का हाइफनेशन, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है ये डी हाइफनेटेड हो गया है। देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो एक पेट्रन क्लाइंट का रिश्ता है, क्योंकि वो उनको पैसे देता है, उनसे सोल्जर्स लेता है, मशीनरी, वो एक मशीनरी मतलब जो डील्स हैं वो पाकिस्तान के साथ करता है। इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया को पता है कि इंडिया एक उभरता हुआ इकोनॉमी है। यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट, उनके जो ऑयल वेल्थ वगैरह है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, वो यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। ये जो 20 बिलियन डॉलर के जो एमओयूज और एग्रीमेंट हुए हैं, ये मैं आज मतलब डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इस पे आप नजर रखिए कि कितना एक्चुअली इसमें से आता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि 3 से 4 साल तो इसको आने में लगेगा। दूसरा, उनका इतनी कैपेसिटी है नहीं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए कर सकें। और उसमें देखिए, सऊदीज नॉर्मली इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मैं वहां सऊदी अरेबिया में रह चुका हूं और डील कर चुका हूं, तो उसमें वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं, जो मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट वगैरह ज्यादा करना चाहते हैं, सो दैट उनकी जो पूंजी जो है, जो वो लगाते हैं, उस पर वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न उनको। मैं इस पे चर्चा, मैं माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन जारी रखूंगा। कमर आगा साहब को मिलाना चाहूंगा इसमें। आप किस तरह से देखते हैं कि सऊदी अरब एक ऐसे मौके पर जा रहा है? हालांकि ये यात्रा उनकी काफी पहले से तय मानी जा रही थी। भारत भी वो आ रहे हैं, इसका चीन भी वो जाएंगे। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जब भारत ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, ऐसे मौके पर इस यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एम्बेसडर ने बताया अभी कि वो मर्सिनरीज, सऊदी अरेबिया यूएई दोनों पाकिस्तान को अब इंगेज कर रहे हैं ईरान के कंटेनमेंट के लिए, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी पैसा भी दिया। $6 बिलियन का प्रॉमिस किया है और 3 बिलियन दिया है। बाकी ऑयल कंसेशंस वगैरह की बात सऊदी अरेबिया कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ धार्मिक रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया से पैसा लेता है और ईरानियन इन्फ्लुएंस को इस पूरे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में कंटेन करने की कोशिश करता है। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करता है उनके लिए। उस तरह की आइडियोलॉजी जो सऊदी आइडियोलॉजी है बेसिकली, उसको प्रमोट करता है। तो उनके लिए वो तो है ही, जैसा एम्बेसडर साहब ने बताया, लगभग हज़ारों ट्रुप्स हैं, 30-40 हज़ार ट्रुप्स इनके अल हज़ा रीजन में सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयड हैं, जहाँ के ऊपर बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इनको लगती है। तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया की आर्मी जो है वो बहुत कमज़ोर है, उन्हीं ने जान के नहीं बनाई। अरबों को, ख़ासतौर से इन मोनार्कीज़ को हमेशा डर लगा रहता था आर्मी से, क्योंकि इराक में, इजिप्ट में, इन सब जगहों पे सख्ता पलट जो नेशनलिस्ट फोर्सेस आए थे वो आर्मी के माध्यम से आए थे। तो
तो इनकी वीक आर्मी है जिसकी गारंटी अमेरिका लेता है, वो करता है। लेकिन अब क्योंकि अमेरिकन सोल्जर उनका डिसीजन है नहीं डिप्लॉय करेंगे, तो इस स्थिति में वो पाकिस्तान की सेना को देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना उनको वो करेगी, तो उसके बदले में वो फैक्टर भी बहुत वही उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं मलिक साहब को लाना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट जनरल मलिक साहब हमारे साथ हैं। आज जो पुलवामा में एनकाउंटर हुआ और जो मास्टरमाइंड है वो मार गिराया गया, हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि 5 दिन के भीतर ही न सिर्फ मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई बल्कि उसको ढेर भी कर दिया गया, कि एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? देखिए अखिलेश, ये मिलिट्री ऑपरेशन ये एक इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, क्योंकि काजी कामरान इसके 2 नाम हैं, गाजी अलग है, कामरान अलग है। इसको भेजा गया था मसूद अजहर ने कि इनके जो भतीजे हैं उनकी मौत का बदला लेने के लिए, और कहा जाता है कि आदिल अहमद दर को इसी ने रिक्रूट किया और इसी ने तैयार किया, और तकरीबन इस पूरे हमले का वही जिम्मेवार ठहराया जाता है। अब उसने ये इस घटना को तो अंजाम दे दिया, लेकिन उसके बाद में सब चौकन्ने हो गए, तो उसको परेशानी थी कि वो क्या करेगा, जा पाएगा या नहीं। और इसके लिए हमें बधाई देनी चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उन्होंने बिल्कुल पुख्ता खबर पिन पॉइंट करके बताया कि कहाँ बताया, साथ में कि उसके साथियों के साथ में, और इससे सुरक्षा कर्मी जो थे, आर्मी ने एकदम उसका एक्शन लिया। ये जो थोड़ी कैजुअलिटीज़ की बात आई है वो इसीलिए क्योंकि वो एकदम से एक्शन, क्योंकि ये निकल ना भागे। अगर देरी हो जाती तो शायद निकलने का खतरा था। रात के टाइम मुठभेड़ शुरू हुई है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़, काफ़ी पुराना ये आतंकवादी है, और इसने अफ़गानिस्तान की लड़ाई देखी है, और इसके बाद में इसके ख़ास काम से और ख़ास नज़दीकी है ये मसूद अज़हर का, जिसको भेजा गया। मसूद अज़हर तो आपको पता ही है अस्पताल में आजकल, तो उसके एक ख़ास काम से इसको भेजा गया था। तो उसी में इस घटना को जब अंजाम दिया के बाद में जो निकलना चाहता और निकल नहीं पाया जी, और फौज ने एकदम से एक्शन लिया और इसमें 2 को ढेर कर दिया, ये तो आपको मालूम ही है। और लेकिन जो बात सामने आती है घूम फिर के, वो यही है साउथ कश्मीर में ही क्यों, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़े हुए, वो विस्तार से इस बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक ब्रेक लेंगे। तो पुलवामा के बाद भारत अपनी ओर से पाकिस्तान को न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर अलग अलग थलग करने की कोशिश में लगा हुआ है, बल्कि सामरिक और रणनीतिक तौर पर भी कई बड़े फैसले किए जा रहे हैं। कार्रवाई का भी इंतजार लोग कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सर, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ चक्रवर्ती साहब की, अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर बात करें तो क्या विकल्प हैं भारत के पास? क्योंकि हमने देखा था 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था तो उसके बाद भारत ने कूटनीतिक जो संबंध थे पाकिस्तान से पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। अभी इन्होंने MFN का जो दर्जा था वो वापस लिया, हालांकि वो सांकेतिक है क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 2% ही भारत को जाता है। तो ऐसे में आगे और क्या कदम भारत उठा सकता है? अगले महीने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर चर्चा होनी है। देखिए, MFN का विड्रॉ करना ठीक है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, क्योंकि MFA में हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, इसलिए हमारे एक्सपोर्टर को शायद उससे नुकसान ही होगा। पर ठीक है, ये सिंबॉलिक है, क्योंकि हम इस दुश्मन मुल्क के साथ ट्रेड करना, ये करना, तो लोगों के मतलब परसेप्शन में ये एक सिंबॉलिक, मतलब एक स्टेप सरकार ने ले लिया। और ये जो आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को, ये सब बातें चल रही हैं, ये सब देखिए, किसी देश को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं है, पर उनकी समस्याएं हम बढ़ा सकते हैं। जैसे FATF की जो मीटिंग आज होनी थी या कल है, जिसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, उसके लिए डॉसियर बना रही है भारत सरकार कि भी इनको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में कर दो। ब्लैक लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को कहीं कर्जा नहीं मिलेगा और उनकी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो डोमेन है उसमें से कोई इन्वेस्ट नहीं कर। और पाकिस्तान की हालत कमर साहब वैसे ही जो है आर्थिक तौर पर बहुत खराब है। अगर ये कदम उठता है तो उनकी हर जो निवेश होगा उस पर भी नजर होगी, साथ ही उनको पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल कहीं से नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि सऊदी अरेबिया और UAE जो प्रॉमिस कर रहे हैं ये बहुत पैसा नहीं दे सकते, इसलिए कि तेल की कीमतें बहुत कम है और इनका वॉर एक्सपेंडिचर जो है यमन में वो बहुत हाई है। इनके पास सरप्लस मनी भी बहुत कम होती चली जा रही है। मैसिव इन्हीं ने आर्म परचेजेस कर रहे हैं
अमेरिका और दूसरी जगहों से, तो इनके पास सरप्लस मनी नहीं है इतनी कि ये पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकें। पैसा ज़रूर दिया है इन्होंने, 3-4 बिलियन जो दिया है, बाकी तो प्रोमिसेस हैं, MOU साइन कर लिए गए, कब इम्प्लीमेंट होंगे वो देखा और कैसे इम्प्लीमेंट होंगे ये भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। सऊदी अरेबिया बहुत एक्सपर्ट है MOU साइन करने में, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है रोज़ाना वो इस तस्वीर दिखाते हैं कि देखो ये जहाज़ इन्होंने हमसे खरीदे देखे 105 बिलियन के, और हम इन पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, ये इनको इम्प्लीमेंट करना है। जनरल मलिक साहब, मैं आपको लाना चाहूँगा, पाकिस्तान को ये लगता है कि ये जो युद्ध वो चलाता है भारत के खिलाफ, अघोषित युद्ध, वो बहुत सस्ते में हल्के में हो जाता है, क्योंकि कुछ जो भटके हुए नौजवान होते हैं उनको सिर्फ ब्रेन वॉश कीजिए, उनके हाथ में AK-47 पकड़ाइए और उनको खुला छोड़ दीजिए। लेकिन भारत चाहता है कि इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़े हर तरह से। तो ये अभी बात हुई, कूटनीतिक स्तर पर किस तरह से हो सकता है, सामरिक स्तर पर किस तरह से पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जा सकता है। देखिए अखिलेश, ये जो उनकी एक स्टेट नीति में ये जो 1000 कट वाली जो बात है, जिसको वो हमेशा कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों तरफ से देखी जा सकती है। कभी कभी ये उल्टी भी पड़ जाती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ, जनरल मुशर्रफ और हम एक साल साथ साथ थे रॉयल कॉलेज डिफेंस स्टडीज़ लंदन में। तो ये लगता है कि हमेशा ये कहना कि वो जितनी भी आतंकी कार्रवाइयाँ हैं वो सबको एकदम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईरान के अंदर 27 रेवोल्यूशनरी गार्ड नहीं मारे जाते इसी समय में, और एक साइड में ईरान में घटना, दूसरे साइड में अफगानिस्तान में जो उन्होंने पासा खेला है, और जिस तरह से कि अमेरिका को मजबूर कर दिया इस हालत में कि वो तालिबान से बात करे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इससे खुश नहीं है जी। तीसरा पासा उन्होंने खेला भारत में जो ये घटना हुई है, तो ये शायद गलत टाइम पे ये जैश ए मोहम्मद का ये गाजी साहब यहाँ पहुँचे, उनके हिसाब से तो प्लानिंग थी, लेकिन ये कि ये इस समय हो ये ठीक नहीं है। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है, और ये कहना है कि वो हमेशा युद्ध की तरफ चलेंगे या चल पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, ये एक अलग थ्योरी आप लेकर के आए हैं, लेकिन आप क्या सहमत इससे कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है? तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सब मान के चलते हैं कि जो सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ की है उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सेना के हाथ में। हाँ, यह बात जरूर कि अभी जो नई सरकार आई है उसके बारे में कहा जाता है कि उनको सेना का पूरा जो है आशीर्वाद मिला हुआ है। वो बात तो अपनी जगह पर है कि इमरान खान तो एक कठपुतली है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे जो डिसीशंस इस तरह के लिए जाते हैं वो आर्मी ही लेती है। और रही बात जो जनरल साहब ने कहा कि टाइमिंग की, अब टाइमिंग के बारे में मेरा भी कुछ शक है कि ये टाइमिंग शायद वो देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी ISI में हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि जब वो सऊदी का क्राउन प्रिंस आ रहा है मैं उसी समय ये सारे विस्फोटे करवा दूं। तो मुझे लगता है कि इसमें टाइमिंग का हाथ कितना उनका था, इसमें शक है मुझे। या तो वो लोकल डिसीजन हो गया होगा, जिसने जो ये लोग जो आतंकवाद जो नहीं, पर उनकी तो प्लानिंग जो इंतजार करते हैं कि कब जो है वो कॉन्वॉय आएगा, कब रास्ता खुलेगा, उनके पास सारे इनपुट है। प्लानिंग तो साल भर पहले से शुरू हो गई होगी कि इसको तैयार करना, इस लड़के को जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की है, ये एक दिन में होता नहीं है। ये उन्होंने काफी देर से प्लानिंग की होगी, फिर मौका देखने के लिए था और वो मौका उन्हें मिल गया। जी, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे कि भारत के पास आखिर दूसरे विकल्प क्या हैं जिन पर कि आगे चल करके अमल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। तो पुलवामा हमले के बाद भारत आगे किस तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्या विकल्प हैं भारत के सामने, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आगा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम सैनिक विकल्प की बात करें तो भारत के सामने किस तरह के विकल्प हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब 26/11 हुआ था, मुंबई के हमले हुए थे, तब ये साफ तौर पर कहा गया था, शिवशंकर मेनन जो जब विदेश सचिव, उनकी ओर से कहा गया था कि ये विकल्प नहीं है युद्ध करना पाकिस्तान के साथ, और अच्छा किया, बाद में तय किया गया कि ये ठीक था, ये फैसला हमने युद्ध करने का नहीं किया। अब क्या विकल्प है? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री ने तो साफ कहा है कि बड़ी गलती हुई है, इसका बड़ा खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन हो गई है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं
कितना बड़ा होगा, क्या होगा, किस समय होगा, उन्हीं ने कहा ये हमने आर्मी पे छोड़ दिया है। युद्ध वाकई विकल्प नहीं होता, एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता। तो इसीलिए आपको लगता है पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध हो? पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर छोटा मोटा कन्फ्रंटेशन होता है तो उससे उसको फायदा होगा, या तो बड़ा हो जो उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल कोलैप्स कर दे। अगर छोटा मोटा तो वो बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, कल वहाँ पे भी मिलिटेंट्स ने कुछ लोगों को मारा है। फिर उसके अलावा उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून मुहाफिज मूवमेंट इतना स्ट्रांग हो गया है। सिंध में जीवे सिंध मूवमेंट दोबारा से खड़ा हो गया है। जब उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान में रोज डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, वो सबको दबा देंगे अगर छोटा मोटा कोई स्ट्राइक और उससे जो आर्मी है उसको और मजबूती और मिल फायदा सकती होगा। है। देखिए मेरा मानना यह है कि जो आर्मी खैर वो तो डिसाइड करेगी, प्रधानमंत्री ने कहा है। मेरा मानना यह है कि जो कंट्रीज सफ़र कर रहे हैं इनसे, जैसे ईरान पे अभी हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ और पहले हुआ, अफगानिस्तान बराबर कह रहा है, बांग्लादेश ने भी कहा है कि हम जितने आतंकवादी हमारे यहाँ हैं सबको पाकिस्तान ने ट्रेन किया है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, जो अफगानिस्तान से जिनके बॉर्डर मिलते हैं या दूसरे, वो सब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आतंकवाद पाकिस्तान, इनका भी एक अलायंस की जरूरत है। इनकी अलायंस करके करेंगे क्या ये बातचीत, ये मैं हम जनरल साहब कम से कम मेरा मानना ये है कि कम से कम बातचीत हो, एक दबाव बने, फिर उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, प्रेशर पड़े पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए मैं इंटरनेशनल कोलिशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रेशर तो खैर पाकिस्तान पर काफी समय से पड़ रहा है। आपने देखा होगा जब संसद पे हमला हुआ था तब 10 महीने तक भारतीय सेनाएं वहां पर तैनात थी। उसके बाद अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ, फिर पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मुशर्रफ ने कहा। लेकिन सब वादे हैं, वो तो हवाई वादे होते हैं, उनका कोई असर तो होता नहीं। आपको लगता है कि सैनिक कार्रवाई एकमात्र विकल्प है? अखिलेश उसी बात को आगे बढ़ा है जिसका कि आपने जिक्र किया है कि जब ये सेनाएं दोनों आमने सामने हो गई थी, उसी के ऊपर एक किताब लिखी गई जो कि नेट के ऊपर है। मैं उस किताब में शामिल था। तो उसमें अंदाज़ा लगाया गया कि सेनाओं का सिर्फ आमने सामने आना दोनों देश की जीडीपी को करीब 2% नीचे गिरा देता है। ये उनको बखूबी पता है। और ये बात बिल्कुल ठीक कही है अगर साहब ने कि ऐसी छोटी मोटी अगर झुटपुट घटना होगी तो वो मौका दे देगा पाकिस्तान की आर्मी को और उनकी गवर्नमेंट को कि एक किस्म का सबको इकट्ठा करना, ये देश खतरे में है। लेकिन एक दूसरी बात है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो हुई थी सिर्फ आतंकी ठिकानों तक, उससे उनको कोई असर नहीं पड़ा। असर उससे पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर और सेना की जो काबिलियत है उसके ऊपर कोई असर हो। तो फिर तो वो तो फुल स्केल वॉर का आप अनाउंसमेंट करेंगे। यही बात है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो भी अभी कदम उठाया जाए, और उसके लिए हम बिल्कुल ठीक तरह से पोजीशन है। क्यों? क्योंकि आर्मी कमांडर जो अभी हैं नॉर्दर्न कमांड में, ये वही हैं जो कि डीजीएमओ थे जबकि ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई वेस्ट में, और जबकि ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई म्यांमार में। अच्छा, तो इससे बेहतर आदमी, इससे बेहतर पहचानने वाला, प्लानिंग करने वाला नहीं मिल सकता। ठीक है। तो जो भी अभी कार्रवाई होगी वो स्टूडियो में तो बात नहीं हो सकती, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन और भी कई विकल्प है जिसमें कि एयरफोर्स के विकल्प की बात की गई है। एयरफोर्स का विकल्प जो है भारत ने इस्तेमाल किया था। आपका तो करगिल में तो हुआ था, करगिल के बाद भी कालूचक की जब घटना हुई थी उसके बाद भी बंकर्स जो थे उन पे गिराए गए। यहाँ डिस्कशन बात की थी और मैं उससे सहमत हूँ कि ऐसे भी विकल्प है कि जो कि आप बिना बॉर्डर क्रॉस किए आप इधर से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल यह है कि ये चीज ऐसी जगह हो जो कि ठिकानों पे नहीं, ऐसी जगह हो कि उसको दर्द पहुंचे। ठीक है। और वो दर्द की वो बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है, हम दोबारा ऐसी हरकत ना करें। इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगर इस तरह कोई हरकत या इस तरह की कार्रवाई आप जो बोल रहे हैं अगर होती है तो उसका क्या कूटनीतिक असर होगा, क्या पाकिस्तान वाकई सुधर पाएगा या नहीं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। करें कि पुलवामा के बाद भारत के पास जवाबी कार्रवाई के क्या क्या विकल्प हैं। चक्रवर्ती साहब, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, विकल्प बहुत सारे हैं। सामरिक विकल्प तो है ही है, पर उसके अलावा भी और विकल्प हैं जो जिसमें मैं इकोनॉमिक विकल्प जो है, जैसे
MFN हटा दिया, या पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पे हम किस तरह से उनको कुछ एक पहुंचा सकते हैं कि उनका एक्सपोर्ट कम हो जाए। उस पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, जिसमें जो फॉल्ट लाइन्स हैं, बलूचिस्तान, अपना जो तहफ़्फ़ुज़ वाले जो है पश्तून, सिंध, इसमें भी हमको नज़र रखना पड़ेगा और उसमें हमको अंदरूनी उसके जो फॉल्ट लाइन्स है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। कमर साहब, आपके हिसाब से? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ चक्रवर्ती साहब से। वहाँ के जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है, प्रोग्रेसिव, उन मूवमेंट को हमें खुल के सपोर्ट करनी चाहिए। इसमें मैंने पहले भी कहा था। और उसके अलावा हमको मेनली इकोनॉमिक टारगेट सबसे ज़्यादा, इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक, जब तक इकोनॉमिक प्रेशर उन पे नहीं पड़ेगा तब तक वो नहीं। इस वक्त उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। आपको लगता है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो उससे ही आप उनको कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। जनरल मलिक, आपके हिसाब से आखिर में? देखिए, सबसे बड़ा जो असर एकदम से डालने वाला है वह है पानी। हमारे यहाँ से पानी उधर जाता है, इसकी कई बार बात हो चुकी है। एब्सोल्युटली, इसके बाद कई बार बातचीत हो चुकी है, क्योंकि शुरू से ही हम जो इंडस वाटर ट्रीटी का बड़ा भाग पानी का उधर जाता है और हमारे बिजली जितनी हमने वहाँ से लेनी थी नहीं ले पाते, लेकिन इससे सिर्फ बात रह जाती है। अगर हम इसकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ है उसकी तैयारी जैसे शुरू होती है वो समझ जाएगी कि ये आप कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों विशेषज्ञों का, अपनी जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि क्या विकल्प भारत के पास हैं पुलवामा के बदले में जो कार्रवाई हुई उसके जवाबी कार्रवाई करने के लिए। मिशन 2019 में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।